वेज वर्सेस नॉन वेज, कौन सा खाना खाने वाले लोग ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं? जैसे गाय फॉर एग्जाम्पल घास खाती है और शेर मटन, वैसे एक इंसान की नेचुरल बायोलॉजी के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, वो क्या खाने के लिए बनी है? फल और सब्जियां या फिर जानवरों का मांस? क्योंकि हमारा जो नेचुरल फूड होगा वही हमें एक फिट और लंबी जिंदगी देगा, राइट? वेल, जरा इन पर नजर डालिए। यह है जॉर्डन पीटरसन, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट। इनके कहने में जब से इन्होंने खाने में स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड खाना शुरू किया, जिसे कार्निवोर डाइट भी कहते हैं, इनका वजन 50 पाउंड्स कम हो गया और इनके शरीर के सारे प्रॉब्लम्स गायब ही हो गए। What else has changed? Well, I lost 50 pounds like instantly and kept it off. You know, I don't like to propagate it, but this diet seems to have stopped all of that. I don't have psoriasis. All of the patches have gone. Yeah. Now that's interesting, right? वो भी एक इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं जो इसी सेम एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट ने उनकी लाइफ ही बदल दी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लाखों लोग हैं जो एग्जैक्टली इसका उल्टा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये TEDx का टॉक ही देख लीजिए, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर ये बता रहे हैं कि जब से वो एक वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट में शिफ्ट हुए ना, उनकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई। Over the next 6 months of following a primarily whole food plant-based diet, not only did I continue to experience crazy amounts of energy and mental clarity, but every single health issue I had battled since I was 3 years old went away. अब इसी वीडियो के नीचे भी अगर आप कमेंट्स देखोगे, ढेर सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे जो ऐसे ही सिमिलर एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो आखिर यहां पर सच क्या है भाई? वेल, सालों से चलती आ रही डिबेट को ना आज वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर ही लेते हैं, क्योंकि आज इस रेसलिंग मैच का रेफरी खुद साइंस होगा, जिसका मकसद सिर्फ एक है, सच्चाई को ढूंढ के निकालना। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसे सेटल करना ही होगा हमें, क्योंकि आजकल कई लोग सोशल मीडिया से हाफ इंफॉर्मेशन लेकर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होकर एक्सट्रीम डाइट्स पर भी जा रहे हैं, जो उनकी जान तक ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस ले लो जो लास्ट ईयर हुआ। एक 39 इयर्स के रशियन फूड इन्फ्लुएंसर ज़ाना सैमसोनोवा अचानक से वन फाइन डे चल बसी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला शी वाज सिवियरली मैल न्यूट्रिशन। और वजह जानते हो क्या थी? वेजिटेरियन छोड़ो, स्ट्रिक्ट वीगन डाइट। मैडम एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने के चक्कर में पिछले कुछ टाइम से एक स्ट्रिक्ट वीगन डाइट को फॉलो कर रही थी, बिना उसके प्रोज एंड कॉन्स को जाने। एटलीस्ट 60% वेजिटेरियंस को ऑलरेडी स्टेज 3 विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, जो उनमें ब्रेन डिसफंक्शन, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स या इवन अल्जाइमर्स जैसे साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप कर सकते हैं। सो क्या वेजिटेरियन डाइट वाकई में एक फ्लॉड डाइट है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमें एकदम मीठा टेस्ट होता है? यानी कि बेसिकली टेस्ट के थ्रू हमारा बॉडी हमें ये सिग्नल दे रहा है कि ये खाओ, ये और खाओ, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बट कच्चे मीट को ऑन दी अदर हैंड बिना कुक किए हम गले से भी नीचे नहीं उतार सकते। तो मीट हमारा नेचुरल फूड कैसे हो सकता है? हिस्टोरिकली इंसान आखिर क्या खाने के लिए बना था, और आज के समय में हम वो कौन कौन सी गलत चीजें खा रहे हैं जो हमारे खाने के लिए कभी बनी ही नहीं थी? वेल, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ना हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब हमारे सबसे पहले पूर्वज ने इस पृथ्वी पर अपना कदम रखा था। उस समय उनका सबसे पहला खाना आखिर क्या था? सो कहानी कुछ ऐसी है कि आज से करीब 66 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन से ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी थी, तब चारों ओर काफी घने जंगल हुआ करते थे और हर जगह बस फल ही फल हुआ करता था। अब ऐसे में हुआ कुछ यूं कि उन दिनों एक ऐसा नया जीव विकसित हुआ जिसके हम इंसानों जैसे पंजे हुआ करते थे, मगर दिखने में वो किसी चूहे और स्क्विरल का मिक्स ब्रीड लगता था। ये था दुनिया का फर्स्ट प्राइमेट, कैन यू बिलीव इट? और यही हमारा पहला पूर्वज था, जिसका नाम था परगेटोरियस। ये प्राइमेट जो आज के सारे बंदर, एप्स और ह्यूमंस का फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर था, माना जाता है मेजरली सिर्फ फल खाया करता था। अब पता चला हमें फल इतना मीठा क्यों लगता है, क्योंकि फल हमारा सबसे प्राचीन खाना है। और इसीलिए आप ये भी देखोगे कि ज्यादातर मांसाहारी जानवरों के स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर्स या तो होते नहीं है या तो वो इनएक्टिव होते हैं। वो फलों की स्वीटनेस को टेस्ट नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते जिस तरीके से हम कर पाते। सिर्फ हम इंसान और बंदर इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद भी आज भी फलों की स्वीटनेस को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल इन ऑल साइंस के हिसाब से इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हमने शुरुआत वेजिटेरियन डाइट से ही की थी। बट डज दिस एक्चुअली प्रूव कि आज के तारीख में भी हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ वीगन डाइट के लिए ही बना है? वेल, नॉट अप टिल नाउ।
आज से करीब 15 मिलियन साल पहले पर्गेटोरियस के डिसेंडेंट्स कुछ इस तरह से इवॉल्व होने लगे कि उनका शरीर कुछ और रफ चीजों को भी डाइजेस्ट करने लगा, जिस वजह से अब उनकी वीगन डाइट डाइवर्सिफाई होने लगी और वो फ्रूट्स के अलावा ठोस सीड्स, नट्स, रूट्स और बाक भी खाने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इसका प्रूफ हम फर्स्ट होमोनिन यानी कि फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस के सबसे पहले एंसेस्टर सहेलैंथ्रोपस चैंडेंसिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज में देख सकते हैं, जिनसे बाद में सारे होमो स्पीशीज इवॉल्व हुए। इन दोनों के डेंटल स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो, इन दोनों के ही कैनाइन्स शायद इसी डाइट से इवॉल्व हुए होंगे, जो कि काफी छोटे हुआ करते थे और दांतों पर मौजूद प्रोटेक्टिव व्हाइट कोटिंग यानी कि एनामल काफी थिक हुआ करता था, जो यूजुअली उन जानवरों में होता है जिनको रेगुलरली कड़क सीड्स और नट्स को चबाना पड़ता है। प्लस साइंटिस्टों को इनके दांतों के सरफेस पर जिस तरह के माइक्रोस्कोपिक पिट्स और स्क्रैचेस मिले हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि सीड्स और नट्स उनके डाइट का एक रेगुलर पार्ट हुआ करता था। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जब हमारी प्रजाति सभी बंदर प्रजातियों से अलग हुई, उसके बाद भी मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स पूरी तरीके से शाकाहारी ही थे। बट इसी एग्जैक्ट घड़ी में आने वाला था एक मेजर बदलाव। हमारे पूर्वजों ने जब सीड्स और नट्स को खाना शुरू किया, तो इसी डाइट ने हमें मांसाहारी बनाने की तैयारी कर ली। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डिड वी बिकम मीट ईटर्स। तो देखो, पहले क्योंकि हमारे पूर्वज फल, फूल और पत्ते खाया करते थे, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स कम होते हैं और फाइबर ज्यादा, तो इसीलिए उस वक्त उनमें लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा हुआ करता था, और कीकम ऑन द अदर हैंड यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत में जो पाउच जैसा ऑर्गन होता है जिसमें फाइबर डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो बड़ा हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे हमारे पूर्वज सीड्स और नट्स खाने लगे जिसमें फाइबर्स कम और लिपिड्स और प्रोटीन ज्यादा होते हैं, तो इवेंचुअली ऐसी चीजों को पचाने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होते चला गया और इंस्टेड कीकम श्रिंक हो गया। यानी कि सीड्स और नट्स पचाने के साथ साथ बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल बदलाव होना शुरू हो गए थे और अल्टीमेटली दे हैड अ परफेक्ट गट, जो वेजिटेरियन खाने के साथ साथ कुछ हद तक मांस को भी पचा सकता था। पर ऑब्वियसली अब यहां पर मांस पचाने की क्षमता होना एक बात होती है और एक ही नजर में किसी चलते फिरते जीव को अपने नाश्ते के तौर पर देखना एक कंप्लीटली अलग बात होती है। नेचुरली हमारे पूर्वजों को एक ट्रिगर की जरूरत थी जो उन्हें मजबूर करता शिकार करने के लिए, और ये ट्रिगर मिला आज से कुछ 2.5 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर एक मेजर बदलाव आया और घने फ्रूट से भरे जंगल खुले ग्रासलैंड्स में तब्दील हो गए। उन दिनों हर साल जनवरी से अप्रैल के बीच सूखा पड़ता था। उसमें कुछ हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज कॉल्ड रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथ्स मजबूरी के बाद भी शिकार करना अवॉइड कर रहे थे और उसकी जगह पे लो क्वालिटी के प्लांट्स खा के गुजारा कर रहे थे, जिसके वजह से वो इवेंचुअली विलुप्त हो गए। लेकिन उसी दौरान ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी ऑस्ट्रेलोपिथ्स थे जो वैसे वक्त में मरे हुए जानवर और कीड़े मकोड़े खाना सीख गए, और इससे उनका गट, जो पहले नट्स खाके सिर्फ चर्बी पचाने के लिए अडेप्ट हुआ था, वो अब धीरे धीरे करके हाई प्रोटीन डाइट को भी पचाने लगा। और एग्जैक्टली इसी के ही वजह से, आई रिपीट, इसी हाई प्रोटीन डाइट के ही वजह से कुछ ऑस्ट्रेलोपिथ स्पीशीज तेज दिमाग वाले होमो सेपियंस में इवॉल्व कर गए। सो ये है बेसिकली एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट कि आज हम इंसानों के पास जो तेज दिमाग है, जिसके वजह से हम एथिक्स, मॉरल्स और रिलीजियन के बारे में सोचकर नॉनवेज खाना त्याग भी कर पा रहे हैं, वो दिमाग भी नॉनवेज की ही देन है इन द फर्स्ट प्लेस। क्रेजी राइट, बट साइंटिफिकली एक्यूरेट। ऑल्सो एक फैक्टर है जो इसी कॉन्टेक्स्ट में मेजर रोल प्ले करता है, द इंडियन क्लाइमेट। और यही क्लाइमेट काफी हार्मफुल डिजीजेस भी कॉज करता है, जैसे स्किन कैंसर। इसके पीछे का रीजन 65% इंडियन सनस्क्रीन ही यूज नहीं करते, क्योंकि मोस्टली इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स के सनस्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं जो उनके कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से बने होते हैं, और इसीलिए ये सारे सनस्क्रीन्स इंडिया के हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में हमारी स्किन को काफी ऑयली बना देते हैं। लेकिन कोई नहीं, हमारे इंडियन स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन ढूंढने के लिए चलो एक साथ मिलकर एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, द ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट। और इस टेस्ट के लिए मैंने मार्केट के टॉप 6 मोस्ट पॉपुलर सनस्क्रीन्स को लिया है, और इन सब के कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं ब्लॉटिंग पेपर पर डाल दूंगा। बेसिकली ब्लॉटिंग पेपर ऑयल एब्जॉर्ब करता है, तो जितना भी ऑयल ब्लॉटिंग पेपर पर लग जाएगा उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होती है। सो इसे कुछ टाइम तक ऐसे ही रखने के बाद चलो अब इसके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हो बाकी के ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स में ऑयल थोड़ी तो क्वांटिटी में निकली ही, लेकिन कुछ में तो काफी ज्यादा ऑयल निकला है। लेकिन डीकंस्ट्रक्ट में स्पेसिफिकली बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स अवेलेबल इन इंडिया फॉर इंडियन स्किन, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट में भी आपके स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा। मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डेफिनेटली चेक इट आउट।
अब वापस आते अपने वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आज हम नॉनवेज खाएं या नहीं, ये सोच पाने की भी इंटेलेक्चुअल क्षमता हमें नॉनवेज खाने की वजह से ही मिली थी। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमने ब्लेड्स जैसे धारदार स्टोन टूल्स बनाना इसी वक्त सीखा था जब हमारा दिमाग तेजी से ग्रो हो रहा था। उस समय क्योंकि हमारे पास लंबे कैनाइन्स नहीं हुआ करते थे हड्डियों से कच्चे मांस को चीर के अलग करने के लिए, इसीलिए हमने पत्थरों में धार करके उन्हें नाइफ की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मांस खाने लगे। अब ऐसे में आपके दिमाग में नेचुरली एक सवाल आएगा कि तो फिर हम कंप्लीटली मांसाहारी जानवर क्यों नहीं बन गए जैसे लायन या टाइगर? वेल, इसके पीछे भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि बाकी मांसाहारी जानवरों के विपरीत हमने लक बाय चांस आग जलाना डिस्कवर कर लिया और नतीजन हम मांस को पका के खाने लगे। यानी कि हमारे पेट को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह इवॉल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसीलिए ही आज तक हमें कच्चे मांस का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन पके मीट से नॉनवेज खाने वाले लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सो टेक्निकली अगर एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ना ही हमारा शरीर स्ट्रिक्ट वीगन डाइट के लिए बना है और ना ही स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए। हमारे बॉडी की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम वेज हो या नॉन वेज दोनों खा सकते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन एक्रू करने के लिए। और इसीलिए कोई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन एक दूसरे को ये नहीं बोल सकता कि आप कुछ ऐसा खा रहे हो जो प्रकृति ने आपके लिए बनाया ही नहीं है। बिकॉज एज पैराडॉक्सिकल एज इट में साउंड, हम वेज खाने की वजह से ही नॉन वेज बने और फिर हमें मीट नहीं खाना चाहिए, इतना सोच पाने वाला दिमाग भी हमारा मीट खाने की वजह से ही डेवलप हुआ। सो अब क्योंकि आपके पास थोड़ा सा हिस्टोरिकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में से कौन सी डाइट हमारे शरीर और हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। सो इसके लिए हम दोनों डाइट्स को ना 4 अलग पैरामीटर्स में साइंटिफिकली कंपेयर करेंगे टू डिसाइड द अल्टीमेट विनर। कूल? देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैरामीटर है स्ट्रेंथ। क्या लगता है आपको, वेज इंसान ज्यादा ताकतवर होगा या एक नॉन वेजिटेरियन इंसान? देखो इस केस में ना 19th सेंचुरी के एक जर्मन बॉडी बिल्डर है यूजीन सैंडो करके, काफी फेमस है, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। ही ऑलवेज सेड कि एक हाई मीट वाला डाइट जिसमें अंडे, दूध जैसे बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, वो हमेशा बेस्ट होती है फॉर मसल ग्रोथ एंड फॉर स्ट्रेंथ। और इस क्लेम को आज 21st सेंचुरी की एक स्टडी भी काफी स्ट्रांगली बैक करती है। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में पब्लिश्ड ये स्टडी कहती है कि एनिमल डिराइव्ड वे प्रोटीन्स में शाकाहारियों के प्रोटीन सोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल सोय प्रोटीन से एटलीस्ट 30% ज्यादा एमिनो एसिड्स होते हैं, बोथ एसेंशियल और ब्रांच चेन्ड एमिनो एसिड्स। और इसीलिए पोस्ट वर्कआउट मसल रिपेयर में एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन्स हमेशा प्लांट डिराइव्ड प्रोटीन से बेहतर होते हैं। प्लस 2016 के एपिक ऑक्सफोर्ड स्टडी ने भी इसे कंफर्म किया है कि मसल मास को मेंटेन करने के लिए मीट ईटर्स के पास एक एडेड एडवांटेज होता है ओवर वीगन्स। और इसीलिए जॉर्डन पीटरसन का भी एक्सपीरियंस एक कार्निवोर डाइट में कुछ ऐसा ही रहा। पर रियलिस्टिकली स्पीकिंग मसल से भी ज्यादा ताकत हमारी हड्डियों पर निर्भर करता है, राइट? क्योंकि अगर आप पतले हो फिर भी आप एक गैस सिलेंडर उठा सकते हो इफ यू पुश योरसेल्फ, लेकिन अगर आपको लेट्स से आर्थराइटिस या बोन कैंसर जैसी कोई बोन डिजीज है, फिर चाहे आप कितने भी मस्कुलर क्यों ना हो, फिर भी एक सिंपल से सूटकेस को भी आप नहीं उठा पाओगे। सो बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए आखिर कौन सी डाइट बेहतर है? वेल, लैंसेट जैसे रेप्यूटेड जर्नल्स में ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड है जिसमें लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गए, यानी कि हड्डियां खोखली होने लग गई, जिससे उनमें फ्रैक्चर्स का रिस्क 30% से बढ़ गया। जानना चाहोगे वो किस टाइप की डाइट ले रहे थे? वेल, वो सारे के सारे वीगन्स थे, क्योंकि वीगन खाना खाने से उनके शरीर को रोज सिर्फ 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा था, विच इज लिटरली हाफ ऑफ व्हाट योर बॉडी नीड्स ऑन अ डेली बेसिस। बट यहां पर ना मेरी रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया आज से करीब 2000 साल पहले का। सो जो रोमन ग्लैडिएटर्स होते थे ना, उनको हमेशा एक वेल प्लान्ड वेजिटेरियन डाइट पर रखा जाता था और ये सभी वॉरियर्स यानी कि तगड़े योद्धा हुआ करते थे। सो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रख पाते थे? वेल, इट टर्न्स आउट कि कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए उनके डाइट में थोड़ा सा ऐश यानी कि राख ऐड किया जाता था और प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें बार्ली, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स ऐसे मल्टीपल प्रोटीन सोर्सेस खिलाए जाते थे ताकि एक सोर्स में जो अमीनो एसिड्स की कमी है वो दूसरे सोर्स से पूरी हो सके। यानी कि बेसिकली कंक्लूजन ये है कि स्ट्रेंथ के केस में नॉन वेजिटेरियन डाइट इज स्लाइटली बेटर देन वेज डाइट, क्योंकि कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हो और थोड़ी प्लानिंग से मल्टीपल प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस कंज्यूम करते हो जिसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा है, तो आप फिर भी गुड टू गो रहोगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये अवेयरनेस हर वीगन या वेजिटेरियन में होनी चाहिए
और अपने डाइट को उस हिसाब से आपको एक्टिवली क्राफ्ट करना होगा। वीगन डाइट को चांस के भरोसे छोड़ना यहां पर अपने हेल्थ को चांस के भरोसे छोड़ने जैसा हो। अब बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, जो है परफॉर्मेंस, जिसमें आता है एंड्योरेंस और स्टैमिना। अब इसमें आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? चलो देखते हैं। सो एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथनर है स्कॉट जुरेक करके। इन्होंने 161 किलोमीटर्स का वेस्टर्न स्टेट्स एंड्योरेंस रन और 217 किलोमीटर्स का बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन रन दोनों जीता है। उन्होंने अपनी एक बुक ईट एंड रन में यह कहा कि उन्होंने ये सारे अल्ट्रा मैराथन्स एक प्लांट बेस्ड डाइट की वजह से जीते। सिमिलरली मेक्सिको के जो टारा ह्यूमारा लोग होते हैं, जिनको स्पेसिफिकली उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एबिलिटीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो भी ज्यादातर डाइट में कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश और चिया सीड्स जैसे फूड्स खाते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों? वेजिटेरियन डाइट का स्टैमिना और एंड्योरेंस से क्या रिलेशन है और नॉन वेजिटेरियन डाइट में क्या डिसएडवांटेज है? तो मेनली इसके दो रीजंस हैं। एक है डिहाइड्रेशन और दूसरा है एनर्जी यूटिलाइजेशन। डिहाइड्रेशन इसीलिए बिकॉज शरीर में जब प्रोटीन्स मेटाबोलाइज होते हैं तो उससे यूरिया बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और यूरिया को एज यू नो एक्सक्रीट कराने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। अब नॉन वेज डाइट बीइंग अ हाई प्रोटीन डाइट, वो शरीर का बहुत सारा पानी वेस्ट कर देता है और इसीलिए जल्दी डिहाइड्रेट होने की वजह से लोग एंड्योरेंस एक्टिविटीज में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि वेजिटेरियन डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम वाटर को बॉडी में रिटेन करता है, तो आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस रन में काम में आता है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो है एनर्जी एफिशिएंसी की। अगर मैं स्टैमिना की बात करता हूं तो आपके दिमाग में कौन सा जानवर आता है? आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं, राइट? मेरा मतलब है आपके दिमाग में घोड़ा आता है। बात यह है ना कि मोस्टली सभी कार्निवोर्स में भी छोटे स्प्रिंट्स में फास्ट जरूर भाग लेंगे जैसे चीता, मगर वो लंबी दूरी तक सस्टेन नहीं कर पाते। एक मेजर रीजन इसके पीछे ये है कि कार्निवोर्स मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं बल्कि फैट्स को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं, जो बहुत स्लोली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड ऑन द अदर हैंड वेजिटेरियन डाइट कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से लोडेड होते हैं, जो बॉडी को सस्टेन्ड और इजीली अवेलेबल एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्लड ग्लूकोज और लिवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो वेजिटेरियंस को एडवांटेज देता है ओवर नॉन वेजिटेरियंस। नॉन वेज फूड में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बल्कि फैट्स और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, जो बॉडी रेडीली इस्तेमाल नहीं कर सकता एनर्जी के लिए। और इसीलिए एनिमल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी दिखेगी। कार्निवोर्स ने मसल पावर के लिए एनर्जी का ट्रेड ऑफ किया। सो ऑल इन ऑल एंड्योरेंस के केस में वेजिटेरियन डाइट इज ऑलवेज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन डाइट। अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, जो है कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि ब्रेन पावर की। अब देखो, हमने एवोल्यूशन वाले पार्ट में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे दिमाग का विकास हो ही पाया जस्ट बिकॉज हमने मांस खाना शुरू किया। हमें मांस खाने से ज्यादा प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन डेंस कैलोरीज मिलने लगे, जिसने हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में एड किया और हम होमो सेपियंस में इवॉल्व हो पाए। ऑल्सो हमने ये भी जाना कि एक वीगन डाइट स्टेज 3 विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज करती है, लेकिन शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि डेफिशिएंसी के कितने सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने इस वाले लास्ट वीडियो में कहा था कि एक डीएनए मिथाइलेशन करके प्रोसेस होता है जो आपके जीन एक्सप्रेशंस यानी कि जीन्स बॉडी को जो सिग्नल्स देते हैं उन्हें ऑन या ऑफ करता है। वेल गेस व्हाट, ये विटामिन B12 जो हम खाते हैं वो इसी डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस में सबसे अहम किरदार होता है। एंड सिंस क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने पड़ते हैं जिसके लिए कई सारे जीन्स के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रेन हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज। और यही वजह है कि मैंने शुरू में कहा था विटामिन B12 डेफिशिएंसी से साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिंक्ड है। अब यस, इस कमी को पूरा करने के लिए वेजिटेरियंस और वीगन्स विटामिन B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, काफी सस्ते भी आते हैं, बट कम ऑन, यहां पर हम एक फेयर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सो हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे और इसीलिए कॉग्निटिव फंक्शंस वाला पॉइंट जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट को। सो अब तक दोनों भी डाइट्स को 2 पॉइंट्स ईच मिल चुके हैं एंड वी हैव अ टाई नाउ, सो वी स्ट्रांगली नीड अ टाई ब्रेकर। सो बढ़ते हैं फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ, द फोर्थ पैरामीटर, डिजीजेस एंड लॉन्जेविटी, यानी कि ज्यादा लंबी उम्र कौन जिएगा। अब इस पर्टिकुलर पैरामीटर में ना गेम थोड़ा सा ट्रिकी है, जज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑल कॉज मोर्टेलिटी का, यानी कि स्पेसिफिकली वेज या नॉन वेज खाने की वजह से नेचुरल लाइफ स्पैन कम होती है या ज्यादा होती है, तो इसमें ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस नहीं मिले। इस पॉइंट पे कह सकते हैं
कि दोनों भी डाइट्स कंज्यूम करने वाले लोग इक्वल ही जीते हैं। मगर अगर हम बात करें मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ डिजीजेस, यानी कि हार्ट डिजीजेस या कैंसर, तो यहां पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। एक स्टडी के अनुसार वेजिटेरियंस में हार्ट डिजीज से मौत 24% कम देखी गई है नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। ये हार्ट डिजीजेस मोस्टली रेड मीट से कोरिलेटेड है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन्हीं स्टडीज में ही ऐसे भी लोग पाए गए हैं जो सिर्फ फिश खाते थे, नॉट अदर मीट। उनमें हार्ट डिजीजेस से मरने वाले लोग वेजिटेरियन से भी 10% कम है। सो टोटल 34% लेस देन अदर मीट ईटर्स। सो एटलीस्ट हार्ट डिजीजेस के केस में इन जनरल को एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डाइट घातक है ऐसा नहीं कह सकते। आपको बस ऑप्शंस को स्मार्टली चूज करना होगा। मगर नॉन वेज फूड्स में इन जनरल एक प्रॉब्लम है जो थोड़ी कंसर्निंग है। साल 2012 में कुछ रिसर्चर्स ने जब हमारे डाइट का हमारे स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स पर क्या असर होता है ये जानने की कोशिश की, तो पता चला ऐसे डाइट्स जिनमें सैचुरेटेड फैट्स और प्रोटीन्स डेंसली पैक्ड होते हैं, जैसे कि मीट हेवी डाइट्स, उन्हें रेगुलरली कंज्यूम करने से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है। इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म तो अब तक रिवील नहीं हुआ है, बट कुछ स्टडीज मानते हैं कि पॉसिबली हाई सैचुरेटेड फैट्स और प्रोटीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड कर देता है और इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑल्सो एंड मोर इंपॉर्टेंट, ये साइड इफेक्ट सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहता। स्टडीज में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पाया गया कि प्रेग्नेंट वुमेन जो रेगुलरली मीट खाती है, बीट रेड मीट और फिश, उनमें तक ये देखा गया कि उनके बच्चे हाई बीपी के साथ पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। प्लस देयर इज अ रिस्क ऑफ कैंसर एज वेल। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और WHO दोनों ने रेड मीट यानी कि बीफ, पोक, गोट, लैम्ब, हॉर्स, इनको कई सालों से पॉसिबल कार्सिनोजेंस की लिस्ट में शामिल करके रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे 500 से भी ज्यादा स्टडीज मिले हैं जो बताते हैं कि रेड मीट अनेकों तरह के कैंसर्स को कॉज कर सकता है, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर जिसमें ब्लडी स्टूल्स निकलते हैं। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि पर 100 ग्राम्स ऑफ रेड मीट आपकी लाइफ में कैंसर का रिस्क 17% से बढ़ा देता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम रेड मीट को कुक करते हैं तो उसमें नेचुरली जो हाई अमाउंट्स ऑफ नाइट्रेट कंपाउंड्स होते हैं वो हीट से एन नाइट्रोजो कंपाउंड्स NOCs में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये NOCs बेसिकली जब बनते हैं तो हमारे पेट के इनर लाइनिंग के सेल्स को डैमेज करते हैं जो कि कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर एक लंबी उम्र जीना आपका मेन गोल है तो एक मेजरली वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, प्रोवाइडेड कि आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कंज्यूम करना आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। वेज डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स और फ्लेवोनॉइड्स भी भर भर के होते हैं जो कैंसर्स और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियंस, आप लोग ना जितना हो सके रेड मीट को अवॉइड करो, क्योंकि मैं कहूंगा नॉन वेजिटेरियंस में 80% डिजीजेस यही रेड मीट की वजह से होती है। चिकन और फिश जैसे लीन मीट्स मॉडरेशन में खाना हेल्दी है और एक्चुअली में हमारे शरीर के हिसाब से रिक्वायर्ड भी है। B12 के लिए चिकन लिवर्स बेस्ट सोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। सो गाइस, इस फाइनल राउंड का विनर कौन सा डाइट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आई वॉन्ट यू गाइस टू कंक्लूड। मैंने सवाल नीचे पिन कमेंट में भी पूछ लिया है, सो सपोर्ट करने के लिए वेज या फिर नॉन वेज नीचे लिखना। देखते हैं किसको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा, हाथ जोड़कर आप जो भी डाइट कंज्यूम करोगे इतना मेक श्योर करो एक्सट्रीम्स में मत ले जाओ। अगर आप वीगनिज्म चुन भी रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हालांकि कई डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार वीगन डाइट में इवन सप्लीमेंट से भी न्यूट्रिएंट्स लेना फिर भी काफी चैलेंजिंग है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वीगन डाइट में लैकिंग है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन कंटेनिंग हीमे ग्रुप्स, जिंक, कैल्शियम, क्रिएटिन, कार्नोजिन, टॉरिन एटसेट्रा। ये न्यूट्रिएंट्स आपको वीगन डाइट से सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलते और इनकी डेफिशिएंसी आप में एनीमिया, वीक बोन्स, मसल वेस्टिंग और ऐसे सैकड़ों कंडीशंस क्रिएट कर सकती है। सो क्राफ्ट योर डाइट अकॉर्डिंगली। बी मोर प्रोएक्टिव विथ प्लानिंग योर डाइट। Don't forget, at first we make choices and then our choices make us. And this holds most true with what we eat. So friends, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। Let's spread scientific education of our diet and nutrition. और इंडिया में हमें मिलकर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तो डेवलप करना ही है जो हम सब मिलकर ही कर पाए। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डीकंस्ट्रक्ट सनस्क्रीन मेड स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्किन टाइप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अनदर टाइम। तब तक के लिए स्टे फिट एंड टेक केयर। जय हिंद।